हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं, देखो हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में इससे पहले वाले यूनिट में पढ़ा था। आज हम लोग जो है इक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके वेरियस फीचर्स, क्या टाइप है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल वाइज पढ़ते हैं। देखो इक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो क्या है, उसे वो एक इकोसिस्टम किस चीज़ को बोलते हैं, जो वाटर बेस्ड इन्वायरमेंट है, मतलब पानी के अंदर का या पानी के ऊपर का जो इन्वायरमेंट है उसको हम लोग जो है इक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। जहाँ प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, जो क्योंकि प्लांट्स भी तो हैं, एनिमल्स भी तो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी तो इक्वेटिक में पानी में रहते हैं ना, वाटर लाइफ है ना। तो वहाँ पे जो है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, उसके फिजिकल और केमिकल जो फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे आज। किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, क्या उसके फिजिकल फीचर्स हैं, कैसा है, ये पूरा हम लोग जो है इन्वायरमेंट, जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इकोसिस्टम जो है वो एसेंशियल है मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी, है कि नहीं। क्योंकि मेनी स्पीशीज़ जो है वो पानी में ही रह सकती हैं, वो लैंड पे नहीं रह सकती। बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी भी हैं, कुछ हैं जो दोनों में रहती हैं। कैसे रेगुलेट करती हैं अर्थ के जो एक लाइफ है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे क्लियरली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन के अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम। देखो इक्वेटिक इकोसिस्टम ना ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन के सैलिनिटी, कि मतलब कितना खारा है, कितना नमक है, नहीं है। मतलब एक फ्रेश वाटर है जिसमें बहुत कम कंटेंट होता है नमक का, जैसे रिवर्स हैं, जो फाउंड रिवर्स, लेक्स, पाउंड्स, स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स हैं। इनमें जो है वो जो सॉल्ट की जो रेशो है वो कम होता है। एग्जाम्पल जैसे लेंटिक सिस्टम है, देखो ये स्टैंडिंग वाटर होता है, जैसे लेक्स और पाउंड्स होते हैं उनको कहते हैं लेंटिक सिस्टम। लोटिक जो होता है वो जो है फ्लोइंग वाटर है, जैसे रिवर और स्ट्रीम्स होती हैं, दरिया होता है जो पानी बह रहा है ना, वो लोटिक होता है। और लेंटिक होता है जो ठहरा हुआ पानी, ठीक है। ये है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। दूसरा है मरीन इकोसिस्टम, जिसमें पानी, जो नमक की मकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पानी नमकीला होता है, खारा पानी। आपने सुना ना, ओशन वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। कभी आपने सोचा है कि लोग कहते हैं कि 70% अर्थ पे पानी है, फिर भी पानी की कमी है। इसीलिए कमी है कि ये इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो जो ओशंस में, सीज में, कोरल रीफ्स, एस्ट्रीज, ये चीज़ें जो है ये मरीन इकोसिस्टम में आती है। ओके, जैसे बैकिश वाटर है, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल जैसे ओपन ओशंस, देखो इंक्लूड करता है पेलेगिक जोन, ओपन वाटर्स मतलब, या बेंथिक जोन जो ओशन फ्लोर है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कोस्टल एरियाज हैं जो है ना, समुद्र के किनारे, जिस जहाँ इंटरटाइडल जोन है, टाइड्स आके जहाँ तक पहुँचती हैं। मैंग्रूव्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कोरल रीफ्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक जो है, ओपन वाटर, ओशन फ्लोर, अच्छा फिर इंटरटाइडल जोन्स, मैंग्रूव्स, कोरल रीफ्स, ओके, वेटलैंड्स, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स, पाउंड्स, किस तरीके से एक इकोसिस्टम, एक पूरा इकोसिस्टम वर्क करता है एक पाउंड के अंदर भी, एक छोटे से पानी का जो है बॉडी है। ये पूरा डिस्कशन करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कौन कौन सी प्लांट और एनिमल स्पीशीज जो है वो जो है होती है। देखो प्लैंकटन, देखो प्लैंकटन जो है वो जो है फाइटोप्लैंक्टन्स भी, जिनको ये क्या करती है, ये फ्लोट करती है या ड्रिफ्ट करती है पानी में वाटर के करंट के साथ। ये एक टाइप का जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी जो है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो है सनलाइट से जो है अपना खाना बनाते हैं। जैसे अर्थ पे जो है प्लांट्स होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। ये फाइटो जो प्लैंक्टन्स हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, जैसे एल्गी है, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। सनलाइट से एनर्जी लेते, कन्वर्ट करते सनलाइट की एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को, फिर वैसे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से CO2, ऑक्सीजन, ये सारे, ये एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है। जू प्लैंक्टन्स, देखो ये स्मॉल एनिमल्स हैं या ये लार्वाई हैं जो फीड करते हैं, ये देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ये जो है जू प्लैंक्टन जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ये हमने पीछे वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल से पढ़ा है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूस करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जैसे डाइटम्स है या कॉपीपोड्स हैं। अच्छा, नेक्टॉन्स, तीसरा देखो नेक्टॉन्स, ये क्या, ये फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो मूव करते हैं अगेंस्ट करंट। मतलब करंट ये बह रहा है, पानी है ना, तो ये इधर भी मूव कर सकते हैं अगेंस्ट करंट। ये फाइटोप्लैंक्टन जो है करंट के साथ साथ मूव करते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फिश, वेल्स, बड़ी बड़ी वेल्स होती है, स्क्विड्स, ये नेक्टन स्पीशीज में आते हैं, ठीक है। फिर बेंथोस, देखो ये जो रहते हैं ये नियर द सी बेड्स, जैसे क्रैब्स हैं, स्टार फिश है, सी कुकुम्बर्स है, समुद्र के किनारों पे भी मिलते हैं, ठीक है ना। फिर है फेरी पेंटन्स,
देखो ये जो है ना, ये अटैच्ड होते हैं या सबमर्ज्ड, मतलब डूबे हुए हैं सरफेस लाइक, जैसे रॉक्स और प्लांट्स के हुए हैं ना, रॉक्स और प्लांट्स, ठीक है, सरफेस लाइक रॉक्स और प्लांट में है, ठीक है, या तो उनके साथ अटैच्ड होते हैं या उनमें सबमर्ज होकर वहीं रहते हैं, ठीक है, जैसे स्पॉन्जीज है या एक्वेटिक मोसिस है, पत्थर भी है ना पानी के बीच में या ऊपर तैर रहे हैं उनके ऊपर होते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा हरी हरी घास होती है समुद्र के किनारों पे पत्थरों पे, ठीक है। तो ये सारी स्पीशीज़ जो है एक इक्वेटिक इकोसिस्टम में होती हैं, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन ये एक जर्नली जो है ओवरव्यू है, इनमें बहुत सारी स्पीशीज आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। जो फैक्टर्स है जो लिमिट करता है प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी इक्वेटिक हैबिटेट की, क्या क्या फैक्टर्स। देखो जो प्रोडक्टिविटी है, जो पैदावार है, जो और प्रोडक्शन है, वो जो है इक्वेटिक इकोसिस्टम में डिपेंड करती है बहुत सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे। जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फिजिकल इन्वायरमेंट बड़ा ज़रूरी है, केमिकल कंपोजिशंस बहुत ज़रूरी है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। स्पीशीज़ इंडेंजर्ड होती हैं, एक्सटिंक्ट होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं ना फैक्टर्स, वो इक्वेटिक सिस्टम में भी है। देखो ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम की एबिलिटी क्या है कि वो सपोर्ट कर सकती है। जैसे प्राइमरी प्रोडक्शन, जैसे फोटोसिंथेसिस है, जो हमने फाइटोप्लैंक्टन्स की बात की, ठीक है, या ओवरऑल जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है किसी ऑर्गेनिज्म की, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, रोशनी की भी तो ज़रूरत है ना प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए, जो है फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो सब प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स नहीं होंगे, फूड चेन, फूड वेब सब डिसरप्ट हो जाएगी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब लाइट जो है वो, लाइट की जो पेनिट्रेशन है वो डिक्रीज करती है विद डेप्थ। आप समुद्र में देखो, जितनी ज़मीन पानी की गहराई में आप जाओगे उतनी रोशनी कम होगी, अंधेरा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो फोटो से लाइट नहीं पहुंचेगी, तो फोटोसिंथेसिस जो है डीपर जोन में नहीं होगा। जो नीचे लाइट ही नहीं पहुंचेगी तो सनलाइट की एनर्जी ही नहीं पहुंचेगी, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, प्रोडक्शन कैसे होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर का। तो डेप्थ ऑफ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है यूफोटिक जोन्स। देखो यूफोटिक जोन जो है ना, यूफोटिक जोन जो है, यूफोटिक भी कहते हैं इसे, ये जो है टॉप लेयर है जहाँ सफिशिएंट, मतलब बहुत लाइव, उतनी रोशनी है जो सपोर्ट कर सके फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ट्यूबिटी मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं लाइट में, हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ना, या पोल्यूटेंट्स हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं वाटर की क्लैरिटी को और लाइट की पेनिट्रेशन को। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना सरफेस ऑफ अर्थ वाटर पे, अब लाइट जितनी नीचे तक थोड़ी जाएगी, तो ये ट्रिब्यूटीज है, ये सस्पेंड कर देते हैं पोल्यूटेंट्स और पोल्यूटेंट्स और पार्टिकल्स की वजह से लाइट जो है नीचे तक पेनिट्रेट नहीं करती है जितनी करनी चाहिए। सीजनल वेरिएशन, देखो टेम्परेट रीजन्स में जो है सनलाइट की एबिलिटी जो है वो वेरी करती है सीजन्स के हिसाब से। हमारे इंडिया में ही देख लो, क्या विंटर्स में उतनी सनलाइट होती है जितनी समर में होती है, ठीक है, या जितनी ऑटम्स या स्प्रिंग, तो सारे सीजन्स में जो है वेरिएबिलिटीज़ होती हैं सनलाइट की जो है रेज की भी, ठीक है। न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी, देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस जो एसेंशियल है एल्गे ग्रोथ के लिए, प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए। लिमिटेशन इनका कम होना, इससे क्या होता है, अगर ये न्यूट्रिशंस कम होंगे तो रिड्यूस्ड फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, ठीक है ना। आयरन और सिलिका है जैसे, ये इंपॉर्टेंट है सर्टन फाइटोप्लैंक्टन्स की स्पीशीज़ के लिए, लाइक जैसे डाइटोम्स हैं, ठीक है। यूट्रिफिकेशंस, देखो एक्सेसिव जैसे न्यूट्रिशंस जो है, हम यूट्रिफिकेशन के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ है ये। एक्सेसिव जब ज़्यादा न्यूट्रिशंस हो जाते हैं ना, तो उससे एल्गे ब्लूम होता है, ये भी हम समझेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी याद रखो खाली, ये रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन लेवल और अफेक्ट करता है वहाँ की वो प्रोडक्टिविटी, किसी लेक की, किसी रिवर की, समझे। एक्सेसिव ज़्यादा न्यूट्रिशन से एल्गे ब्लूम होता है। अच्छा, टेम्परेचर, देखो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, सेपरेशन ऑफ वाटर लेयर बेस्ड ऑन टेम्परेचर रिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन मिक्सिंग फ्रॉम डीपर लेयर टू द सरफेस। अब देखो जो ऊपर की लेयर का टेम्परेचर होगा जहाँ सनलाइट पड़ रही है, या फिर जो वाटर की नीचे वाली लेयर होगा वहाँ उतना सनलाइट नहीं पहुँच रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो होगा ना। इससे जो है न्यूट्रिशंस जो है वो मिक्स होने से जो है टेम्परेचर डिफरेंस से रिस्ट्रिक्ट करता है कि न्यूट्रिशन जो ऊपर और बीच की लेयर में उतने मिक्स हो पाएंगे, उतनी क्वालिटी नहीं होंगे, तो ऊपर वाली चीज़ें जो हमने पढ़ी कि लेस प्रोडक्शन होगा। ऑप्टिमम रेंज, देखो मोस्ट जो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि 3 से 5 डिग्री के अंदर ही सर्वाइव कर पाएंगे, इससे कम हुआ तो डेथ हो जाएगी, इससे ज़्यादा हुआ तो भी डेथ हो जाएगी। तो एक रेंज होती है जिसके बीच में 30 से 40 डिग्री मान लो, है ना, 10 से -5 डिग्री से -8-9 डिग्री तक। तो ऑर्गेनिजम्स जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है उनके कुछ रेंज ऑफ टेम्परेचर होते हैं। गर्म ठंडे पानी, मछली को गर्म पानी में डालोगे मर जाएगी, चाहे पानी में ही डालो आप, ठीक है।
तो एक्सट्रीम टेम्परेचर टू ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो होगा ना, तो ये क्या होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस या रिप्रोडक्शन रेट जिस हिसाब से वो पैदावार करते हैं मछलियाँ, वो नहीं होगा, अफेक्ट होगा उनका, डाइजेशन नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन, सांस लेना, हर चीज़ मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इक्वेटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, देखो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस और एरिटेशन बाद में। ऑक्सीजन जो है ना वो इज जनरेटेड बाय इक्वेटिक प्लांट्स एंड डिजोल्व्ड फ्रॉम एटमोसफियर। देखो ऑक्सीजन जो है ना वो प्लांट्स जो है, ये जो इक्वेटिक प्लांट्स है, ये सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो पानी में जो है ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, मतलब घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। ऑक्सीजन जो जनरेट किया जाता है इक्वेटिक प्लांट के द्वारा, वो जो है डिजोल्व होता है फ्रॉम द एटमोसफियर, इसमें पानी में। अब डिप्लीशन अगर लो होगा, अगर डिजोल्व ऑक्सीजन जो है उसका लेवल जो है कम हो जाएगा डिकम्पोजिशन से या पोल्यूशन से या एक्सेसिव न्यूट्रिशन से, जिसको यूट्रिफिकेशंस भी कहते हैं, तो ये एरोबिक प्रोसेस को जो है ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बॉटम लेयर या जो डीप वाटर बॉडीज है वो बिकम हाइपोक्सिक, मतलब लो ऑक्सीजन हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि इतना वहाँ फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही, वहाँ इतना ऑक्सीजन रिलीज हो नहीं रहा है, समझे कि नहीं। तो ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर में होता है उसकी भी बड़ी अहमियत होती है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर है सैलिनिटी। मैंने आपको बताया ना कि समुंदर का पानी खारा होता है, सैलाइन होता है, क्योंकि साल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ऑर्गेनिजम्स को ना एक मेंटेन करना पड़ता है इंटरनल आयोनिक बैलेंस भी। जो ज़्यादा सैलिनिटी जो हो जाएगी ना, एक्सट्रीम सैलिनिटी क्या करती है, एक्सट्रीम सैलिनिटी चेंजेस कैन बी स्ट्रेसफुल या फेटल। ज़्यादा देखो बॉडी के अंदर की भी तो आयोनिक बैलेंस होनी चाहिए ना। एक्सेसिव सॉल्ट हम भी ले लेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा कि नहीं, एक्सेसिव सॉल्ट वाटर अगर हमारे अंदर जाएगा तो ये हमारे बॉडी के जैसे हमारी बॉडी के फंक्शंस को इम्पैक्ट करता है, वैसे इक्वेटिक एलिमेंट को भी तो करेगा ना। अब फ्रेश वाटर वर्सेस मरीन, देखो प्रोडक्टिविटी भी जो है वेरी करती है फ्रेश वाटर और ब्रैकिश और मैरीन इकोसिस्टम में। ब्रैकिश मतलब जहाँ मरीन और जहाँ फ्रेश वाटर भी घुल रहा है और सी वाटर भी घुल रहा है। फ्रेश वाटर तो आप समझ लो रिवर्स का, ग्लेशियर्स के जो पिघल के आ रहा है, लेक्स का, बहुत सारे लेक सॉल्ट वाटर भी लेक होते हैं, रिवर से, स्ट्रीम से, ग्राउंड वाटर है। मरीन इकोसिस्टम जो ओशन का है, ठीक है, या दूसरा है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी, देखो कार्बन जो है ना वो सोर्स है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। फोटोसिंथेसिस से प्राइमरी जो प्रोड्यूसर से वो खाना बनाते हैं, वही सेकेंडरी जो है इन प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाते हैं। तो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़रूरी है एक्वेटिक प्लांट के लिए, और खासकर जो फाइटोप्लैंक्टन से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ओके, अब कार्बोनेट केमिस्ट्री देखो, पीएच, अगर पीएच चेंज होगा तो वो अफेक्ट करेगा कितना कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू है। पीएच जो है ना वो एसिडिटी या कितना एसिडिक है या कितना अल्कलाइन कंडीशन है। जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है ना वो प्रेफर करते हैं एक न्यूट्रल या स्लाइटली जो है अल्कलाइन, मतलब 6.5 और 8.5 के बीच में, 6.5 to 8.5 है ना, 6 to 9 मान लो, 9 भी नहीं मानना, वो भी एक्सेसिव हो जाता है। तो पीएच कितना एसिडिक है या कितना अल्कलाइन कंडीशन है, तो ये एक न्यूट्रल चाहते हैं, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनकी लाइफ स्पेन पे असर पड़ेगा। सो डिविएशन अगर इस चेंज होगी तो ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो लिमिट हो जाएगी। ओके, एक और है वाटर मूवमेंट। देखो करंट और जो सर्कुलेशन है, हम ज्योग्राफी में करंट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के, और जो वाटर की सर्कुलेशन है, चाहे वो एवेपोरेशन से है, चाहे वो और कोई रीजन से हैं, या फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स हुआ या फिर मेरीन वाटर का इन्फ्लक्स हुआ या फिर करंट से, कोल्ड करंट, वार्म करंट है ना, वो भी इन्हेंस करते हैं कितना न्यूट्रिशन जो है वो मिक्स होगा या कितना ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझे, एक यही देख लो, अब एक कोल्ड करंट जा रहा है, एक वार्म करंट आ रहा है, मिल रहा है, तो उनमें न्यूट्रिशंस मिक्सिंग होगी कि नहीं, उसमें ऑक्सीजन का मिक्स होगा कि नहीं। स्टैग्नेंट वाटर देखो लीड टू रिड्यूस डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल और एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो जो है करते हैं कि कितनी, ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी इक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। these factors matters, all these from dissolved oxygen to CO2 to pH level, salinity, temperature, light, all these factors. okay, तो इक्वेटिक इकोसिस्टम में ये जो जनरली क्या, यही सारे जो हैं, यही चीज़ें हैं जिनमें जो है वो डिपेंड करता है उसकी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, इक्वेटिक इकोसिस्टम। अब हम जो है इकोसिस्टम जो है लेक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो लेक जो है ना एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है जो सराउंडेड बाय लैंड, टिपिकली फॉर्म्ड इन ए नेचुरल डिप्रेशन।
एक जगह पे समझ लो यहाँ पर ग्लेशियर था और ग्लेशियर पिघल गया तो ये जगह थोड़ी डिप्रेशन में चली गई, नीचे दब गई, तो यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट होगा ओवर द ईयर्स और यहाँ जो है क्या एक लेक बन जाएगा। ओके, यही एरिया जो है ये कोई गड्ढा सा है गहरा, यहाँ पे ओवर द रेन वाटर, फ्रेश वाटर, रिवर, किसी तरीके से भी जो है ये पानी इकट्ठा हो गया तो ये क्या बन गया, एक लेक बन जाएगा, है क्या नहीं। लेक जो है बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है एक अर्थ की हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए। ये बहुत सारे डाइवर्स किस्म का जो है इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है। इस लेक्स के अंदर भी, इसके अराउंड भी इकोसिस्टम होता है, ठीक है। लेक्स जो है वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, वो सलाइन भी हो सकते हैं, नमकीले भी हो सकते हैं। उनका साइज, डेप्थ, ओरिजिन जो है वो वेरी करता है। कोई अर्थक्वेक से आया है, कोई फ्लडिंग से आया है, कोई डिप्रेशन ग्लेशियर के इफेक्ट से आया, तो लेक्स मल्टीपल टाइप के, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लेक एजेस, देखो लेक भी एज करता है। जो ओलिगोट्रॉपिक स्टेज है मतलब यंग स्टेज का, जो यहाँ पे लेक जो है वो डीप होता है, पानी साफ होता है और लो न्यूट्रिशन लेवल होते हैं, कम न्यूट्रिशन होता है, यंग लेक है बिल्कुल साफ, तो मिनिमम ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं इसके अंदर होते हैं और सेडिमेंट्स होते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत यंग लेक अभी भी बना है तो इसमें जो है कौन से जो ये ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पैदा हुए थे ये मरे हैं और यहाँ पे अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स जो है बड़ा है, कम होगा। जो ऑक्सीजन लेवल होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, हाई जो ऑक्सीजन लेवल होता है डिजोल्व कंटेंट का, लिमिटिंग इक्वेटिक प्लांट ग्रोथ, बहुत कम इक्वेटिक प्लांट होते हैं। एग्जांपल जो माउंटेन लेक्स हैं, जो जायो ग्लेशियर से नए लेक्स बने हुए हैं, ये यंग लेक्स हैं। अब मैच्योर लेक में जो मीजोट्रॉपिक स्टेज है यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रिशन लेवल भी मॉडरेट होगा, प्रोडक्टिविटी भी ना कम है ना ज़्यादा है ना, ऑर्गेनिक मैटर भी इंक्रीज हो रहे हैं, सेडिमेंट का डिपोजिशन, फॉर एग्जांपल कोई रिवर से पानी आ रहा है तो वो साथ में सेडिमेंट्स भी तो लेके आएगा ना, अपने पत्थर कंकर के वो इसमें भरे जा रहे हैं, बीच में आएंगे ना लेक में, ग्रोथ जो होगी वो भी होगी इक्वेटिक प्लांट्स और एल्गेस की। ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। अब जैसे जैसे इसमें इक्वेटिक एनिमल्स बढ़ेंगे तो वो तो ऑक्सीजन इनटेक करेंगे ना, तो कम होगा ना ऑक्सीजन लेवल, पहले नहीं थे तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन था, ठीक है। ये मैच्योर स्टेज है, ओके। फिर होती है ओल्ड स्टेज। देखो यहाँ पे ना शैलो और अबेंडेंट न्यूट्रेंट जो है वो बहुत सारे, ठीक है, और शैलो, अब वो डेप्थ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्स के बीच में भर रहे हैं और जो जानवर मर रहे हैं वो भी नीचे जा रहे हैं, जो प्लांट्स की डेथ हो रही है वो भी, तो नीचे से जो हाइट है इसकी वो कम होती जाएगी, हाइट जो है ना वो कम हो जाएगी, शैलो हो जाएगा। इक्वेटिक वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि न्यूट्रिशन एक्सेसिव हो गए हैं, फ्रीक्वेंट एल्गे ब्लूम होगा, एल्गे ब्लूम के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन बहुत डिप्लीट हो जाएगा, डीपर लेयर में ऑक्सीजन होगा ही नहीं क्योंकि ऊपर न्यूट्रिशन एक लेयर बन गई है, घास वास प्लांट्स हो गए हैं, लेक की ऊपर वाली जो फ्लोर है तो सनलाइट इतनी दूर तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है तो ऑक्सीजन भी कम हो गया। अब हाई सेडिमेंट का एक्यूमुलेशन भी हो जाएगा जिससे पानी जो है का वॉल्यूम कम हो जाएगा। सेडिमेंट्स आएंगे ना रिवर्स या किसी भी एक्शन से जो है पानी में पत्थर वत्थर कंकर वंकर सारी जो रेत वेत नीचे पूरा भर जाएगा नीचे, तो पानी कम हो जाएगा क्योंकि गहराई कम हो जाएगी, ओके। तो ये वेटलैंड और टेरेस्ट्रियल स्टेज। देखो ओवर टाइम जो लेक है ना वो भर जाता है विद सेडिमेंट्स या ऑर्गेनिक मैटर से भी, डेड एनिमल प्लांट स्पीशीज से भी, और ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए वेटलैंड या फिर कोई ड्राई लैंड, या तो सूख जाएगा या एक क्या है एक वेटलैंड, एक गीली सी मतलब एक क्या कीचड़ वाला वो नहीं होता एक, वो बन जाएगा कि पानी भी नहीं है, सेडिमेंट्स ही है, रेत भरी हुई है, उसके बीच में पानी भी है, पेड़ पौधे भी और छोटी मोटी कुछ जो है लिविंग फिश विश भी है, ओके। तो ये पूरा एक ओवर द टाइम ये एक वेटलैंड बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा सेडिमेंट से भर गया है, यहाँ पे पेड़ वेड़ भी हैं छोटे छोटे, इतनी गहराई भी नहीं है, ठीक है। तो वेजिटेशन जो है ना, जो वेजिटेशन है वो सराउंडिंग एरियाज़ को जो है इंक्रोच करना स्टार्ट कर देंगे और कंप्लीटिंग द ट्रांजिशन एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और ओवर द ईयर्स जो है यहाँ पेड़ पौधे लग के यहाँ पूरा पानी खत्म हो जाएगा और ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बन जाते हैं। तो ये ओल्ड लेक है, यूट्रॉपिक स्टेज, ठीक है। इस तरीके से जो है एक एज ऑफ जो है एज करता है लेक, ऐसे कैसे यंग स्टेज फिर मैच्योर स्टेज, ठीक है। तो यूट्रिफिकेशन में आपको जो समझा रहा था, देखो यूट्रिफिकेशंस का जो मैंने ऊपर इतनी बार टॉपिक बनाया, ये वो प्रोसेस है जिससे क्या होता है वाटर बॉडी जो है ना, जैसे लेक है या रिवर है या फिर एस्ट्रीज हैं, वो बिकम ओवरली इनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट, स्पेशली जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिसमें जो है न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और इससे जो है एक्सेसिव ग्रोथ होता है एल्गेज का और बाकी इक्वेटिक प्लांट्स का। ये देखो ये ग्रीन कलर के आप देख रहे हो, ये बीच में देख रहे हो, ये जो है एल्गेज है, ग्रीन एल्गेज, ठीक है। ये ब्लूम हो जाता है पूरा, आपने रिवर के ऊपर देखा होगा एक हरी सी जो है पर्थ पूरी लेक पे आ जाती। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है जो खेतों में, या फिर एक्सेसिव फर्टिलाइजेशंस या बहुत सारे न्यूट्रिशंस रिच का, तो वो जो है बह के इस पानी में ही आते हैं ना। अब इसमें एक्सेसिव न्यूट्रिशन हो गया, देखो यहाँ पे ना एक्सेसिव न्यूट्रिशन हो गया और एक्सेसिव न्यूट्रिशंस की वजह से बहुत सारे ये एल्गे ब्लूम्स होते हैं,
ठीक है, और बाकी एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो जो है एक लेक में जो है पैदा हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ओवर द ईयर्स जो है ये होता है, ये प्रोसेस जो है वो डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है पानी पे की क्वालिटी पे, उसकी बायोडाइवर्सिटी पे, और ओवरऑल जो हेल्थ है एक्वेटिक इकोसिस्टम की वो खत्म होने लगती है। ठीक है, अब पानी में ये एक्सेसिव हो गया, ये ऑक्सीजन इसका पूरा ले लेंगे। अच्छा, फिर लाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। यहाँ पे देखो ना, ये अगर ऊपर की लेयर पूरी भर जाएगी, आप ये देखो, ये लेयर अगर पूरी भर गई है, ये लेयर पूरी भर जाएगी, तो पानी नीचे पेनिट्रेट नहीं होगा। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बीच में रहते हैं वो मर जाएंगे, डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ये इसको कहते हैं यूट्रिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? यूट्रिफिकेशन। ठीक है, ओके। अब देखते क्या कॉजेज है, कॉजेज क्या है यूट्रिफिकेशन के। देखो नेचुरल कॉज भी है, जैसे सेडिमेंटेशन। देखो नेचुरली जो है जो ऑर्गेनिक मटेरियल या न्यूट्रिशन से ओवर द टाइम जो है वो चाहे रन ऑफ वाटर से आए, चाहे फिर कहीं से भी बाय रिवर के एक्शन से आए, तो वो सेडिमेंटेशन हो जाता है, भर जाता है पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेचुरली भी हो जाता है, जैसे रन ऑफ वाटर फ्रॉम लैंडस्केप्स, पहाड़ों से इधर उधर से जो है वो किसी डिप्रेशन वाले एरियाज़ में आएंगे ना, तो मिट्टी से जो सॉइल से भी न्यूट्रिशंस जो हैं वो इसमें भर जाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर कंट्रीब्यूट करते हैं न्यूट्रिफिकेशंस के बहुत सारे इन्वायरमेंट में, स्पेशली जो शैलो लेक्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, रन ऑफ वाटर, पहाड़ों से पानी वानी आ रहा है, उसमें वो न्यूट्रिशन साथ में तो आएंगे ना। ओके, तो ये इससे जो है ये लेक में भर जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये नेचुरल कॉज है, नेचुरली भी होते हैं। ठीक है, ओके। अब एंथ्रोपोजेनिक भी होते हैं, ह्यूमन ड्रिवन। देखो इंसान, देखो एग्रीकल्चर रन, मैंने बताया था एग्रीकल्चर फील्ड्स में जब फर्टिलाइजर्स का और ह्यूमन एनिमल वेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए, कंटेन लार्ज, उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है जो विच वॉशेज इन टू वाटर बॉडीज ड्यूरिंग रेनफॉल। बारिश की वजह से ये खेतों से ये सारे लमीनों से जो है ये पानी जो है जब लेक्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है ना, ठीक है, एक्सेसिव, इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अमोनिया, ठीक है, नाइट्रिक, और भी नाइट्रिक कंटेंट होता है, और भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, फास्फेट होता है। तो ये ओवर द टाइम जो है एक्सेसिव न्यूट्रिशन हो जाता है, इससे भी होता है। ये तो ह्यूमन मेड ही है ना। ओके, फिर है सीवेज और वेस्ट वाटर से, जो अनट्रीटेड या इम्प्रॉपरली जो ट्रीटेड वाटर होता है अर्बन एरियाज़ का, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन कंटेंट होता है। तो वो एट लास्ट जो गंदा पानी है, जो कीचड़ वाला है, जिसमें हर तरह का ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो भी तो जो किसी लेक में जाता है। इंडस्ट्रियल का जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज का डिस्चार्ज होता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो है वहाँ पे बहुत सारा कंटेन करता है उसमें न्यूट्रिशन और पोल्यूटेंट्स जो यूट्रिफिकेशन को प्रमोट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, देखो लॉस ऑफ जो फॉरेस्ट कवर है ना वो इंक्रीज करता है सॉइल इरोजन, जो कैरी करता है। अब आप जंगल काट रहे हो पहाड़ों पे, ठीक है, उससे क्या होगा? इरोजन होगा मिट्टी का। अब मिट्टी का इरोजन होगा तो मिट्टी के साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल भी आते हैं, प्लांट्स आते हैं, बहुत सारी रूट्स आती हैं, बहुत सारा नाइट्रोजन आता है, बहुत सारी और चीज़ें आती हैं। अब ये न्यूट्रिशंस जो है लास्ट में तो किसी वाटर बॉडीज़ में आ रही हैं, तो उससे भी होगा। अर्बनाइजेशन, देखो डेवलपमेंट जो है ना, किसी पानी वाटर बॉडी के नज़दीक जो डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज़ करती है रन ऑफ और न्यूट्रिशंस जो है लोड इनटू नियर बाई लेक्स और रिवर्स में। तो ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज से भी जो है यूट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया नेचुरल भी, मेन भी यूट्रिफिकेशन होता क्या है, लेक्स में जो है एक्सेसिव न्यूट्रिशंस का हो जाना। ठीक है, एल्गे ब्लूम्स पड़ते हैं, वही मैंने बोला जो ग्रीन कलर की एक पर्थ भी बन जाती है। देखो लार्ज डेंसली जो कॉलोनीज जो है एल्गीज की एक्सेसिवली, स्पेशली जो काइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत जल्दी से ग्रो करने लग जाते हैं, ऑफन टर्निंग जो वाटर जो है पानी को ग्रीन या ब्राउन या रेड कर देते है ना। रेड ग्रीन एल्गे ब्लूम्स होते बोलते हैं, है ना। तो पानी को जो है ग्रीन कर देते हैं। आपने देखा ना, ग्रीन कलर की एक पर्थ जम गई है पानी के ऊपर, एक लेयर जम जाती है लेक्स के ऊपर जो स्टैंडिंग वाटर होता है ज़्यादातर उस पर। तो ये टाइप के अलगे जो है ना वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं और हार्मफुल एल्गे ब्लूम करते हैं। HABs को बोलते हैं इनको, हार्मफुल एल्गे ब्लूम। ठीक है, जो इक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत खतरनाक होता है, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए भी। हाइपोक्सिया और एनोक्सिया, देखो जब ये एल्गेज जो ये ग्रीन कलर की ये पर्थ जो जम जाती है, जब मरते हैं ना और जब डीकम्पोज होते हैं तो ऑक्सीजन जो पानी में होता है ये उसको कंज्यूम करते हैं लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, अब ये लीड टू हाइपोक्सिया, इससे हाइपोक्सिया होता है मतलब कि ऑक्सीजन कम होगा। जब ये एल्गेज जो खत्म होते हैं ना तो ये क्या करते हैं, जब डीकम्पोज होते हैं तो ये बहुत सारा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उसके साथ में, और इससे एक टर्म निकलती है हाइपोक्सिया, मतलब कम ऑक्सीजन होता है, या एनोक्सिया, या कंप्लीट लैक ऑफ, मतलब पूरा ऑक्सीजन जो है वाटर बॉडीज का खा जाते हैं।
इन डीपर वाटर्स। तो फिश और जो फिशेज हैं, जो मछलियां हैं या फिर दूसरे जो पानी के ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या है, सफोकेट हो जाते हैं। सफोकेट होते हैं ना, क्योंकि पानी, ऑक्सीजन खत्म हो गया, और लीडिंग टू फिश किल्स। आप देखोगे बहुत सारी फिशेस तैर रही हैं पानी के ऊपर, मर गई, सफोकेशन होती है उनको। इससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा ना। अब सेंसिटिव जो स्पीशीज, जो बड़ी कीमती एग्जॉटिक स्पीशीज की फिशेज हैं या इन्वर्टिब्रेट्स हैं या फिर एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो नहीं सर्वाइव कर पा सकते इतने कम ऑक्सीजन कंडीशंस में। तो यूट्रिफिकेशन जो मे कॉज शिफ्ट इन स्पीशीज कंपोजिशन, कि किस तरह की स्पीशीज की कंपोजिशन थी एक लेक में, एक वाटर बॉडी में, और वो जो पोल्यूशन को टॉलरेट नहीं कर पाती वो मर जाती हैं, और उन्हीं को फेवर करते हैं जो पोल्यूशन को टॉलरेट कर पाती है चीज़ें। ठीक है, इससे बायोडाइवर्सिटी का तो लॉस हो गया ना, और ये रिड्यूसिंग ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, टॉक्सिसिटी देखो, कुछ एल्गेज जो है ना, वो ऐसे जहर प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ना, जो एक्वेटिक लाइफ को और लाइफ स्टॉक्स को, ह्यूमंस को इम्पैक्ट करते हैं, और पानी को अनसेफ कर देते हैं कंजप्शंस के लिए, रिक्रिएशन या इरिगेशन के लिए। ना आप उसको क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हो, ना उसको आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ना होम पर्पजेज़ के लिए, तो वो एक टॉक्सिक वाटर हो जाता है। तो दीज एल्गेज की वजह से, एक्सेसिव न्यूट्रिशन की वजह से, यूट्रिफिकेशंस की वजह से हाइपरपोक्सिया और एनॉक्सिया जैसा जो है काम होता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा पोल्यूशन की वजह से ये सारी चीज़ होती है, और पोल्यूशन में भी ना दो टाइप है। एक है पॉइंट सोर्स। देखो, पॉइंट सोर्स को जो रेफर करते हैं, वो जो कंटामिनेट कर रहा है इन्वायरमेंट को एक सिंगल जगह से, फ्रॉम ए सिंगल आइडेंटिफाइएबल सोर्स ऑफ और लोकेशन। हमें पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, किसी इंडस्ट्री ने ये इतना बड़ा पाइप छोड़ा हुआ है, हमें पता है यहाँ से पोल्यूशन जो है आ रहा है। ये पॉइंट सोर्स है, कि हम पॉइंट आउट कर सकते हैं सोर्स को। समझे, हम सोर्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि फलानी सोर्स से आ रहा है, उस रिवर में जो है, उस नाले से पानी गंदा आ रहा है। पॉइंट सोर्स यूजुअली कंसंट्रेटेड एंड इट्स डिस्चार्ज इज मोर इजीली कंट्रोल्ड कंपेयर टू नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन विच इज डिफ्यूज्ड एंड हार्डर टू पॉइंट आउट। हमें पता है कि उस इंडस्ट्री की उस पाइप से जो है, ये इंडस्ट्री जो है यहाँ से जो है ये गंदगी आ रही है, और ये इस लेक को जो है ये हार्म कर रही है। अब हम पॉइंट आउट कर सकते हैं उसको, हम उसको काम कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। ये होता है पॉइंट सोर्स। एक सिंगल सोर्स है कि हाँ, उस नाले से आ रहा है, अगर हम उस नाले को डाइवर्ट कर दें या उसके सीवेज ट्रीटमेंट करें पानी को, या उसको रोक सकते हैं। लेकिन नॉन पॉइंट सोर्स में जो है, हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि पोल्यूशन का ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। कोई सिंगल आइडेंटिफाइबल लोकेशंस नहीं है, अनलाइक जो पॉइंट सोर्स होता है, जो हमें एक स्पेसिफिक आउटलेट या सोर्स बताता है। नॉन पॉइंट सोर्स जो है ना, हमें नहीं पता है कि कहाँ से आ रहा है, एक लार्ज एरिया जो पल्यूट हो रहा है। इस टाइप का जो पोल्यूशन है ना, वो बारिश से भी हो सकता है, या स्नो जो बर्फ गल गई और अक्रॉस लैंडस्केप्स, उससे भी हो सकता है, या कंटेमिनेटेड जो है, या पिकअप कर सकता है वेरियस जो वेराइटीज़ ऑफ जो सोर्सेज है, पानी में इंटर होने, लेक, रिवर्स और ओशंस में इंटर होने से पहले वेराइटीज़ ऑफ रीजन्स की वजह से हो सकता है। अब इसको जो है टैकल करना टफ होता है, बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फ्रॉम वेयर दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन इज कमिंग। ओके, ये थोड़ा डिस्पर्स्ड होता है, डिफरेंट फैक्टर्स जब एक्यूमुलेट होकर जो है पोल्यूट कर रहे हैं किसी चीज़ को। ह्यूमंस भी है, एंथ्रोपोजेनिक जो है, नेचुरल भी हो रहा है, और दो चार कारण है, लेकिन पॉइंट सोर्स में हम कर सकते हैं। तो पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्स के ये दो जो मैंने आपको छोटे से चीज़ बतानी थी, कंसेप्ट थोड़ी क्लियर करने थे, वो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हार्मफुल एल्गे ब्लूम्स के बारे में पढ़ा था हमने। ये कुछ रैपिडली जो है, ये देखो ना, एल्गे ब्लूम्स हो रहे हैं। ये जो है, ये एक रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एल्गेस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो क्या कर सकते हैं, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है पानी की क्वालिटी पे, एक्वेटिक लाइफ पे, ह्यूमन हेल्थ पे, हमने पढ़ा है। ये ब्लूम जो है फ्रेश वाटर में भी होते हैं। ठीक है, ये एल्गेस प्रोड्यूस और मरीन इकोसिस्टम में होते हैं, और ऑफन इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है सर्टन टाइप ऑफ एल्गेस की, कि जैसे फ्लैगलेटिस है, या साइनोबैक्टीरियाज है, जो जिनको ब्लू और ग्रीन एल्गे कहते हैं, या डाइटोम्स हैं। ये एल्गेज जो है ना, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो हार्मफुल होते हैं फिशेस के लिए, मरीन के लिए, बर्ड्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, जो हमने ऊपर डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, इनका काजेज क्या है, काजेज भी हमने पढ़ा है। प्राइमरी काजेज जो HABs का है, वो ओवर इनरिचमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिशंस, जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स हैं, जब वो ज़्यादा हो जाते हैं। हमने कारण पढ़े हैं यूट्रिफिकेशन में, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे वो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज से हो, चाहे वो इरोजन से हो, डिफोरेस्टेशन से हो, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ये न्यूट्रिशन जो है, वो एग्रीकल्चर रन ऑफ से भी आते हैं। कैसे आते हैं मैंने पढ़ा, सीवेज ट्रीटमेंट ना हो पानी का। ठीक है, फिर जो है वो
वेस्ट वाटर डिस्चार्ज से भी है या अर्बन स्ट्रॉम वाटर से भी है। एक्सेसिव न्यूट्रिशन जो है वो उनसे ज़्यादा जल्दी एल्गे ब्लूम्स होता है और लीडिंग टू ब्लूम्स, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूरा लेयर छप गई है उससे, उसके इम्पैक्ट हमने जो यूट्रिफिकेशन में पढ़े पीछे जाके देखो, ठीक है। देखो इसमें भी है वार्म वाटर टेम्परेचर। देखो जो एचबीज हैं, जो हार्मफुल एल्गे ब्लूम्स हैं, वो मोर लाइकली टू अकर इन वार्म वाटर्स, जो गर्म पानी होता है। जो एल्गेज है, स्पेशली जो काइनोबैक्टीरिया है, वो ऐसी कंडीशंस में और थ्राइव करता है जहां वाटर जो है, वेयर वाटर टेम्परेचर, जहां पानी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, जो कॉमनली देखा जाता है हमें गर्मियों के महीने में, या स्टैग्नेंट वाटर में भी, जो स्लो मूविंग है या स्टैग्नेंट है, या रुका हुआ पानी एक जगह पे रुका हुआ, जैसे लेक्स का, पाउंड्स का है, तो एल्गेज जो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, न्यूट्रिशन से एक जगह पे इकट्ठे हो गए, एक्सेसिव न्यूट्रिशन हो गया, तो यहाँ से भी जो है, यहाँ पे भी बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करते हैं। ये कॉमन होता है लेक्स में, पाउंड्स में या रिजर्वायर्स में, जहाँ वाटर फ्लो जो है वो लिमिटेड है, पानी जा आ नहीं रहा। अगर पानी निकल रहा हो ना कहीं से, आउटलेट हो, तो न्यूट्रिशंस भी उसके साथ निकल जाएंगे। आप देखोगे कि ये एल्गेज जो ब्लूम होता है लेक्स के ऊपर हरी पर ज़्यादा होती है, रिवर्स पे नहीं होती, क्योंकि रिवर का वाटर चलता रहता है कंटिन्यूसली, न्यूट्रिशन साइकिल चलता रहता है। इंक्रीज लाइट अवेलेबिलिटी। देखो अब एल्गेज को जो है ना ब्लूम करने के लिए, जो पैदा करने के लिए ना, वो सनलाइट चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस चाहिए करना है, और क्लियर वाटर जो होता है, पानी साफ हो और मिनिमल जो है क्लाउड कवर हो या काम कंडीशन हो, तो इंक्रीज कर देता है अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है इन एल्गे तक पहुंचती है। इससे क्या होता है, इनकी ग्रोथ और इंक्रीज होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज से भी, मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर रन, जो फर्टिलाइजर्स हैं या एनिमल वेस्टेज हैं, फार्म्स और एक्सेसिव न्यूट्रिशंस की वजह से भी वाटर बॉडीज़ में ये प्रमोट करता है जो है एल्गे ब्लूम्स को। इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्री का पानी अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया हुआ, उसमें भी एक्सेसिव न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है, उससे भी होता है ना, है क्या नहीं, एल्गे ब्लूम्स। तो हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो रिवर्स में, लेक्स में और ओशंस में देखा जाता है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ एचएबीज। अर्बनाइजेशन, इंक्रीज जो इम्पावरिश सब्सटेंस है या स्टॉर्म वाटर रन ऑफ है, वो भी कैरी करती है पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, ठीक है। अफेक्ट क्या है इनके, अफेक्ट सेम, लगभग सेम है जो ब्यूटिफिकेशंस के, ठीक है, रिड्यूस कर दे, पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है, मेकिंग ड्रिंकिंग के लिए नहीं रहता, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए नहीं रहता। वो एल्गे ब्लूम जो है वो वाटर को ग्रीन कर देता, पानी को हरा, रेड या ब्राउन, तो रिड्यूस करता है क्लियरिटी, क्रिएटिंग अनप्लेजेंट ओडोर्स, बहुत बदबू आती है। टॉक्सिसिटी, कुछ एल्गे प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन जो हार्मफुल होते हैं बहुत सारे इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, ह्यूमन के लिए, जैसे मैंने साइनोटॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस करते हैं, कि जो हरे और ग्रीन एल्गेज होते हैं, वो लीवर, नर्वस सिस्टम को और स्किन को बहुत सीरियस जो है हेल्थ रिस्क होते हैं ह्यूमंस के लिए भी। मरीन टॉक्सिन जैसे सेक्सी टॉक्सिन है, डोमिक एसिड है, या ब्रेविटॉक्सिन है, ये जो है कॉज करते हैं, ये पॉइजनिंग कर देते हैं ह्यूमन और मरीन ऑर्गेनाइजेशन में, एक जहर की तरह बन जाते हैं। ऑक्सीजन डिप्लीट होता है, मैंने हाइपोक्सिया का जो आपको कंसेप्ट बताया, और डेड जोन का, जब एल्गे मरते हैं तो वो डिकम्पोज होते हैं, तो उस प्रोसेस में जो लार्ज अमाउंट जो ऑक्सीजन का है वो डिसॉल्व करते हैं पानी में, और लीड करते हैं एक हाइपोक्सिया कंडीशन, मतलब जहाँ पानी की ऑक्सीजन की बहुत कम मकदार है। जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो फिश किल्स होते हैं, मतलब फिश मर जाती है सफोकेट होके। ये इक्वेटिक हैबिटेट को डैमेज करता है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है। फिश एंड वाइल्ड लाइफ किल्स, तो ये इम्पैक्ट है कुछ, वो डिसरप्ट करता है लोकल फिशरी को, कंटामिनेट करता है शेल फिश को, फिश की पॉपुलेशन को। रेड टाइड्स फॉर एग्जांपल, जो क्लोजर ऑफ शेल फिश हार्वेस्टिंग एरियाज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन, इकोनॉमिक लॉस होता है। देखो एचएबीज जो है ना, वो सिग्निफिकेंट उनका इकोनॉमिक लॉस भी है इंडस्ट्रीज के लिए, जो रिलायंट करते हैं वाटर बॉडीज़ के, जैसे टूरिज्म है, फिशिंग है, वाटर स्पोर्ट्स है। इंक्रीज करता है कॉस्ट पानी की ट्रीटमेंट का, क्लोजर फॉर रिक्रिएशनल एरियाज, ठीक है, इंपैक्ट करता है लोकल इकोनॉमीज पे, ठीक है। तो ये कुछ हमने देखिए एक लेक्स के जो है उनमें क्या क्या जो है इम्पैक्ट आते हैं, ठीक है, किस तरीके से यूट्रिफिकेशंस होता है। पहले तो एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर या अनट्रीटेड वाटर आएगा, ठीक है, वो किसी लेक में पहुंचेगा, लेक्स की जो है न्यूट्रिशन लेवल ज़्यादा होगा, वहाँ एल्गे ब्लूम होगा, ठीक है। फिर एल्गेज जो है वो सरफेस को पूरी कवर कर लेंगे, पानी पहुंचेगा ही नहीं तहत, जो है पानी का लाइट जो है पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी। जब पूरा एल्गे सरफेस पे हो जाएगा, ग्रीन कलर का पर्थ जम जाएगी, जब वो मरते हैं तो डीकम्पोज होते हैं, तब भी वो ऑक्सीजन डिप्लीट करते हैं, इससे जो है ऑक्सीजन जो है ख़त्म हो जाता है इकोसिस्टम का, फिशेस मरती हैं। तो ये कुछ इम्पैक्ट हैं एल्गे ब्लूम्स के, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है वेटलैंड इकोसिस्टम। हमने लेक्स पढ़े, हमने पढ़ा है कैसे लेक ओवर द टाइम एक वेटलैंड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखो वेटलैंड्स जो है ना, अगर मैं आपको वेटलैंड की टाइप बताऊँ ना, वेटलैंड पहले होता क्या ये देख लो।
ठीक है। वेटलैंड जो है इस टाइप का हैबिटेट है जो करेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ वाटर, आइदर परमानेंटली किसी जगह पे पानी है या सीजनली भी है, ठीक है, जो सपोर्ट करे, क्या सपोर्ट करे, सपोर्ट करे एक यूनिक वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। देखो वेटलैंड जो है ना, एक ज़मीन है, कहीं पे पानी इकट्ठा हुआ है, चाहे वो सीजनल एरियाज में भी है या फिर जो है वो 12 महीने वहाँ रहता है, एक कीचड़ वाला, मतलब कीचड़ ही है, चलो कुछ है ना। तो ये क्या है, ये वाइटल है मेंटेन करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी रेगुलेट करने के लिए, पानी की क्वांटिटी सपोर्ट करने के लिए, बहुत सारे इकोलॉजिकल फंक्शन। ये टिपिकली कहाँ पाया जाता है, लैंड और वाटर बॉडीज़ के बीच में भी होता है, जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, मार्शेज हैं, स्वाम्प्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, और भी है, फैन है, पेटलैंड है, या फिर फ्लोइंग वाटर भी हो सकता है, इसमें ब्रैकिश भी हो सकता है, इसमें ऑल टाइप्स, ठीक है। वेटलैंड बोलते हैं, इनलैंड आउटलैंड भी होते हैं, जैसे लेक्स, पाउंड, ऑक्सबो लेक होता है, मैंने आपको अपने ज्योग्राफी में पढ़ाया था, सीजनल भी हो सकता है, ठीक है। टैंक, वाटर लॉग, ऐश पाउंड्स, ईस्ट्रीज, लंगून, ग्रीक, बैक वाटर, कोरल रीफ, टाइडल फ्लैट, मैंग्रोव, सॉल्ट पेन्स, एक्वाकल्चर, ये सारे वेटलैंड में ही आते हैं, ओके, ठीक है। फंक्शन क्या है, देखो वेटलैंड का फंक्शन क्या है, वाटर प्यूरिफिकेशन, ये पानी को प्यूरिफाई करने में मदद करता है, फ्लड को कंट्रोल करने में मदद करता है, देखिए ट्रैप करता है सेडिमेंट्स, है ना, और रिमूव कर देता है पोल्यूटेंट, और रिड्यूस करता है यूट्रिफिकेशन, एब्जॉर्ब कर देता है एक्सेस वाटर को ना, खींच लेता है ये वेटलैंड्स, ये डिप्रेशन एरियाज जहाँ पानी है, तो ठीक है, एक्सेसिव जो वाटर है उनको जो है क्या करेगा, उनको जो है चूस लेगा, ड्यूरिंग जब हैवी रेन होगी तो ये बहुत सारा पानी जो है आप स्टोर कर लेगा, तो फ्लड्स को मिटिगेट कर सकता है, ओके। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, जहाँ पानी इकट्ठा रहेगा कई अरसे तक, तो बहुत सारा पानी जो है वो वाटर में इन्फिल्ट्रेट भी तो होगा ना, तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा कि नहीं करेगा, रिप्लेनिशेस ग्राउंड अंडरग्राउंड वो एक्वाफायर थ्रू वाटर इन्फिल्ट्रेशन होगा कि नहीं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, देखो स्टोर करता है कार्बन को प्लांट्स और सॉइल में, और हेल्प करता है मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट चेंज। हैबिटेट, सपोर्ट करता है डाइवर्स प्लांट, जहाँ पानी इतने अरसे तक किसी जगह पे इकट्ठा रहेगा तो वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज तो आएंगी ना, कोई एनिमल स्पीशीज पानी पीने के लिए आएंगे, प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, इंक्लूडिंग रेयर और माइग्रेटरी स्पीशीज भी यहाँ आती है, बहुत सारी साइबेरिया से जो है, यहाँ रशिया से, चाइना से जो है ये वाटर लाइन्स पे है ना। शोर लाइन प्रोटेक्शन, देखो रिड्यूस करता है इरोजन, स्टॉर्म सर्ज इम्पैक्ट कोस्टल एरियाज पे, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं, सपोर्ट करता है फिशरी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, रिसोर्स बेस्ड लिवलीहुड, ठीक है। कल्चरल वैल्यू भी है, होल्ड सिग्निफिकेंस, रिक्रिएशनल ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस है इसकी, ओके। तो ये सारे फंक्शंस और जो है क्या है, क्या है फंक्शंस, और उसकी मैंने डिटेल आपको बताने की उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो क्या करना आगे, देखो हम चलते हैं, क्या रीज़न है कि वेटलैंड कम हो रहे हैं, वेटलैंड का डिप्लीशन हो रहा है। देखो वेटलैंड डिप्लीशन एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जितने मैंने आपको ऊपर प्रोज उसके बताए, इनके एडवांटेजेस बताए वेटलैंड के, इनका फंक्शन बताया इकोसिस्टम में, अगर इनका डिप्लीट होगा तो हम न्यूचुरल हो या ह्यूमन का हो, ह्यूमन मेड हो, एंथ्रोपोजेनिक हो, इनका इम्पैक्ट तो इकोसिस्टम पे पड़ेगा। जो फैक्टर डिग्रेड कर रहे हैं वेटलैंड को या रिड्यूस कर रहे हैं इस एरियाज में, या इम्पेयर द एबिलिटी टू प्रोवाइड ए क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विस, वो चाहे इन वेटलैंड को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए या अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, अच्छा इंडस्ट्री के कचरा कूड़े वेटलैंड्स में आ रहे हैं वो ख़राब हो रहे हैं, एग्रीकल्चर का जो एक्सेसिव न्यूट्रिशन आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेंगलुरु में फ्लडिंग आई, तो बेंगलुरु में जो है रिसेंटली फ्लड आया, उसका एक रीज़न ये बताया गया कि जो सराउंडिंग वेटलैंड एरिया था उसको ख़त्म करके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, बिल्डिंग्स एंड और बाकी चीज़ें बनाई गई, तो बेंगलोर पूरा पानी में भीग गया। वही पानी जो है जो सिटी के अराउंड जो वेटलैंड्स थे वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते थे रेन सीजन, अब यहाँ बिल्डिंग्स बना दी, ठीक है, इस वेटलैंड की जगह जब बारिश हुई तो ये पानी सारा शहर में आ गया, पहले ये वेटलैंड्स इनको अब्जॉर्ब कर लेते थे, एक नेचुरल बैरियर का काम करते थे। इंक्रोचमेंट और इलीगल एक्टिविटीज़, क्लाइमेट चेंज, ये सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो नेचुरल हो मैन मेड हो, इनकी वजह से जो है ये वेटलैंड्स जो हैं ये ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, ओके। अब मिटिगेशन, और कैसे इसका मिटिगेशन हो सकता है, देखो डिज़ाइन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, हमें वेटलैंड्स के लिए भी प्रोटेक्टेड के इन एरियाज़ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ इनिशिएटिव्स होने थे कि इन पे कोई इनका डिप्लीशन, इनका इंक्रोचमेंट नहीं होगा, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं की जाएगी, यहाँ इंडस्ट्रियल जो है जो कचरा है उसको नहीं डाला जाएगा, कुछ लीगल फ्रेमवर्क आने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशंस में, कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वहाँ पे वेजिटेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन हुई है तो रीप्लांट करो वहाँ पे पेड़ पौधे, सेडिमेंट मैनेज करो, अगर साइड से कोई रिवर से आ रहा है
ठीक है, उस एरियाज के सेडिमेंट्स को निकाल के साइड करो, वहाँ पे वो वेटलैंड वैसा रखो, चाहे वो लेक है चाहे वो पाउंड है। ठीक है, पोल्यूशन का कंट्रोल, वेटलैंड मैनेजमेंट, कोई एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए किस तरीके से इस वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उन स्पेसिफिक लोकेलिटी एरियाज में होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, उन तहसील को देनी चाहिए जहाँ पे वो लेक्स हैं, वहाँ की एक प्रॉपर कमेटीज और मैनेजमेंट होना चाहिए कि इनको मैनेज करने के लिए। एजुकेशन और अवेयरनेस लोगों को पहुँचाने है कि जब आप टूरिज्म के लिए जाते हो तो यहाँ कचरा नहीं करना है इस लेक में। ठीक है, इंटरनेशनल कुछ एग्रीमेंट्स होने चाहिए, रीजनल कोऑपरेशन होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप करोगे तभी जो है ये हम मिटिगेट कर सकते हैं, वरना फ्लडिंग्स विल बी क्या नॉर्मल हो जाएगी, ड्रॉट्स विल बी नॉर्मल, बायोडाइवर्सिटी लॉस विल बी नॉर्मल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेटलैंड और इसका जो है एक वेटलैंड और लेक के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे लेकिन डिफरेंस अपने आप दिख जाएगा। देखो, डेफिनेशन जो है किसकी, वेटलैंड की। वेटलैंड एक ट्रांजिशनल एरिया है बिटवीन लैंड और वाटर। एक ट्रांजिशनल एरिया मतलब पानी खत्म हो रहा है और लैंड आ रही है, उसके बीच का एरिया जहां पानी भी है ज़मीन भी है। ठीक है, और सैचुरेटेड विद पानी, आइदर सीजनल है या परमानेंट पानी है। ठीक है, ये एरिया इसको कहते हैं हम वेटलैंड। ठीक है, वहां ज़मीन पे। लेक जो है वो लार्ज और रिलेटिवली एक स्टेबल वाटर बॉडी है जो चारों तरफ से ज़मीन से सराउंडेड है। ठीक है, वाटर कवरेज देखो, पार्शली या थोड़ा सा पानी होगा या पूरा पानी होगा, जिसकी डेप्थ जो है बहुत कम है। इसमें जो है पूरा फुल्ली कवर्ड विद वाटर एंड ऑफन गहरा होता है, डीपर देन वेटलैंड। हाइड्रोलॉजी देखो, वाटर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है रेगुलरली वेटलैंड में, वो रेनफॉल की वजह से भी, या टाइड जो समुद्र का किनारा है तो लहरों से भी पानी आता है, या सीजन चेंज होता रहता है, गर्मियों में कम होगा, सर्दियों में ज़्यादा होगा, बारिश के मौसम में ज़्यादा होगा। वाटर लेवल जो है वो रिलेटिवली स्टेबल रहता है और ओकेजनली थोड़ा थोड़ा सीजनल वेरिएशंस होता है। ठीक है, वेजिटेशन जो है वो डोमिनेटेड बाय हाइड्रोफाइट्स, मतलब वाटर टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं, जैसे रीड्स, मैंग्रोव्स हैं, केटल्स हैं। इसमें जो है लेक्स में लिमिटेड इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं नियर द शोर लाइन्स, इमरजेंट या सबमर्जेंट जिस तरह की भी है। बायोडाइवर्सिटी देखो, बायोडाइवर्सिटी जो है वेटलैंड में वो हाई होती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और सपोर्टिंग डाइवर्स काइंड ऑफ जो स्पीशीज़ हैं वो अडाप्ट करते हैं इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों इन्वायरमेंट के होते हैं, जो ज़मीन पे भी रह सकते हैं, फ्रॉग्स हो गए जैसे, ये यहाँ पे सपोर्ट करती है इक्वेटिक लाइफ, जैसे फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, इक्वेटिक प्लांट्स हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल इंट्रैक्शन यहाँ लेक्स में कम होती है। सोइल टाइप जो है वो सैचुरेटेड ऑफ्टन एनारोबिक विद हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, जो ऑर्गेनिक कंटेंट हाई होता है। यहाँ शायद वाटर लॉग्ड, टिपिकली सबमर्ज अलोंग द शोर लाइन, डिपेंड करता है किस टाइप का। ठीक है, वाटर फ्लो देखो, बहुत स्लो मूविंग पानी होता है या स्टैग्नेंट होता है ना। किसी रिवर से भी कनेक्टेड, स्ट्रीम या टाइड से कनेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कनेक्टेड, ये है ना। जनरली जो है स्टैग्नेट एक जगह पे रुका हुआ होता है, कुछ माइनर सा इनफ्लो या आउटफ्लो होता है कोई रिवर या स्ट्रीम की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ लेक्स और इन दोनों की जो है कुछ डेफिनेशन है। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं इंडियन वेटलैंड्स के बारे में देखते हैं। देखो, इंडिया जो है ना वो उस वहाँ यहाँ पे ना रेंज ऑफ वेटलैंड्स कवर 4.6% जो कंट्री का जोग्राफिकल एरिया, अप्रोक्सीमेटली 15.26 मिलियन हेक्टर जो है एज पर नेशनल वेटलैंड एटलस 2011 का। ये वेटलैंड्स जो हैं क्रूशल रोल प्ले करते हैं सपोर्ट करने के लिए बायोडाइवर्सिटी, रेगुलेट करने के लिए जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और सस्टेन करने के लिए लिवलीहुड। होएवर जो इंडिया का वेटलैंड फेस है ना, वो उसको ऑब्वियसली खतरा है, डिफरेंट रीजन, अर्बनाइजेशन है, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, तो ये चीज़ों से है। इंडिया के जो वेटलैंड है उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक इनलैंड आ गया, जो 70% ऑफ द जो इंडिया का वेटलैंड है वो इनलैंड वेटलैंड है, मतलब रिवर्स में फ्लड प्लेन्स हैं, लेक्स हैं, मार्शिज हैं या पोन्ड्स हैं। एग्जाम्पल लोकटक लेक है, वुलर लेक है, या भुज वेटलैंड है। कोस्टल वेटलैंड में कुछ 30% इंडिया के कोस्टल वेटलैंड भी हैं, जैसे मैंग्रोव्स हैं, सुंदरबन है, देखो एस्ट्रीज हैं जहाँ रिवर्स जैसे नर्मदा कनेक्ट कर रहा है अरबियन सी के साथ, तो वो उसको एस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, कोरल रीफ्स हैं, लंगून लेक्स भी हैं। ठीक है, चलिका है, पुलकित लेक है, सुंदरबन है, ये सारी एग्जांपल्स हैं कोस्टल वेटलैंड के। तो 70% इंडिया का जो है इनलैंड वेटलैंड है। ठीक है, ठीक है, रामसर साइट देखो, इंडिया की जो है ना 75 जो है रामसर साइट्स हैं एज ऑफ 2000। अब रामसर साइट क्या होता है ये हम लोग जो है आगे चल के पढ़ेंगे, अभी पढ़ाने जाऊंगा तो 1 घंटा यहीं लग जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पूरा कंटेक्ट हम लोग पूरी रामसर साइट 75 की 75 देखेंगे, कौन कौन सी कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे लास्ट में, जब ये चैप्टर हो जाएगा, ये बुक हो जाएगी पूरी कंप्लीट। ठीक है, 10-15 दिन में।
ठीक है, कवरिंग एन एरिया ऑफ 1326677 हेक्टर्स जो है, ये वेटलैंड जो है वो डेजिग्नेटेड है रामसर कन्वेंशन के अंदर। 75 हमने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट पे जो है ये किया था 75, ठीक है। और ये वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की कुछ नोटेबल, जैसे चलिका लेक है जो एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लंगून है। सुंदरबन वाटर वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है दुनिया का। लोकटक लेक है मणिपुर में, नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड, ठीक है। अच्छा, फिर वेम्बाद लेक है, वेम्बनाड लेक जो केरला में है, ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। वैसे 75 लेक से सबको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। 75 रामसर साइट्स है। वैसे देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 15.26 मिलियन हेक्टर जो है इंडिया का वेटलैंड है, अकॉर्डिंग टू एटलीस्ट 2011। नेक्स्ट सर्वे में पता कितना बहुत बढ़ गया होगा, कम भी हो सकता है। अब क्या है, क्राइटेरिया किसी भी आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी वेटलैंड क्या वो नेशनल इंपॉर्टेंस उसकी कितनी है, कि कंट्री के लिए उस वेटलैंड की इंपॉर्टेंस कितनी है, वो क्या आइडेंटिफिकेशन। देखो, आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी वेटलैंड को एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंडिया में वो अलाइन करता है बहुत सारी गाइडलाइंस जो प्रोवाइड की गई हैं। रामसर कन्वेंशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और वेटलैंड जो कंजर्वेशन रूल है 2017 का, रीजंस जो क्राइटेरिया इंश्योर करेगा कि एक वेटलैंड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी के लिए, हाइड्रोलॉजी के लिए, सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने हैं, ठीक है। और वो रिकॉग्नाइज किया जाता है इन बेसिस पे, फिर उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है, कंजर्व भी किया जाता है। जैसे बायोडाइवर्सिटी क्राइटेरिया कि हैबिटेट कितना है रेयर और इंडेंजरिंग स्पीशीज़ को वो सस्टेन कर रहा है, ठीक है। वेटलैंड सपोर्ट कैसी स्पीशीज़ को कर रहा है जो रेयर हैं, वल्नरेबल हैं, इंडेंजरिंग हैं या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN की रेड लिस्ट में है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, ठीक है। ब्रीडिंग और माइग्रेटरी स्पीशीज़ मतलब जो दूसरी जगहों से दूर से आती हैं यहाँ पे, ठीक है, जब सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है। जो क्या ये सर्व करता है, ये ब्रीडिंग, नेस्टिंग और स्टेजिंग ऑफ ग्राउंड ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ क्या यहाँ आके रहती हैं, ब्रीड करती हैं आपस में, ठीक है। स्पेशली ये फ्लाई वे है, जैसे सेंट्रल एशियन फ्लाई वे है, जहाँ साइबेरिया से जो चल के इंडिया में आती हैं, राजस्थान में आती हैं बहुत सारी स्पीशीज़ लेक्स के अराउंड। ये क्राइटेरिया बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हाई बायोडाइवर्सिटी वैल्यू, देखो होस्ट करता है पॉपुलेशन किसी प्लांट की पॉपुलेशन में, एनिमल्स की और माइक्रोबल स्पीशीज़ की, इंक्लूडिंग जो एंडेमिक है जो वहीं पे रहते हैं, ठीक है, वहीं पे हैं और कहीं पे पूरी दुनिया में नहीं, या कोई रीजनल सिग्निफिकेंट टैक्सा है। सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल क्राइटेरिया भी है कि सस्टेनेबल कम्युनिटी यूज़, मतलब वेटलैंड क्या वेटलैंड जो है वहाँ के ट्रेडिशनली जो है या सूटेबल प्रैक्टिसेस जो हैं, या कोई भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी हो सकता है, इंक्लूडिंग या एग्रीकल्चर है, फिशरी है, वहाँ का कल्चर के हिसाब से रीड हार्वेस्टिंग है, इन चीज़ों को वो कितना सपोर्ट करता है, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज या किसी कल्चर प्रैक्टिस, ठीक है, या कोई लोकल फोकलोर, ठीक है, कोई कहानी, कोई एंशिएंट फोकलोर, कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस, ठीक है, इन चीज़ों को क्या वो सपोर्ट करता है वेटलैंड। तो ये क्राइटेरिया के हिसाब से हाई बायोडाइवर्सिटी क्राइटेरिया, फिर सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल क्राइटेरिया हो सकता है। ये सारी चीज़ों से जो है डिफाइन किया जाएगा क्या वो जो लेक है वो क्या नेशनल इंपॉर्टेंस उसकी है या नहीं, ठीक है, ओके। फिर एक चीज़ पढ़ते हैं, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, ठीक है। देखो ये रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड जो है ये इज़ अ रजिस्टर, एक रजिस्टर है जो वेटलैंड्स को इंक्लूड करता है रामसर लिस्ट में ऑफ वेटलैंड जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। ये वो रिकॉर्ड एक रजिस्टर है एक टाइप का जिसमें लिखा जाता है कि ये जो है वेटलैंड ये नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, ठीक है, ठीक है, सुन रहे हो, समझ रहे हो बात को, नेशनल इंपॉर्टेंस इसकी कितनी, ठीक है। इसमें और ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है या एक्सपीरियंस लाइकली टू एक्सपीरियंस, फ्यूचर में एक्सपीरियंस करेगा किसी तरीके की इकोलॉजिकल चेंज, किसी या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस से या नेचुरल फैक्टर से भी, ये मेंटेन किया जाता है रामसर कन्वेंशन के अंडर। रामसर कन्वेंशन क्या आप पढ़ेंगे आगे, और एक सर्व करता है एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह, हमें वो आइडेंटिफाई करना है फलाना लेक फलानी वेटलैंड जो है वो अंडर थ्रेट है, ठीक है, थ्रेट है, इसको प्रायोरिटाइज करना, इसकी कंजर्वेशन एक्शंस करने। पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई वेटलैंड जो फेस कर रहे हैं एडवेंट इकोलॉजिकल चेंजेस कॉज्ड बाय फैक्टर, जैसे पोल्यूशन की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से, ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, या क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इंटरनेशनल जो एजेंसीज है, NGOs के साथ इंडिया के बहुत सारे वेरियस एजेंसीज के साथ असिस्ट करते और फोकस करते एक नेशनल और इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट इसको बचाने के लिए,
इस साइट को, जो लिस्ट इस यहाँ पे है, ठीक है। करंटली जो रिकॉर्डेड साइट है इंडिया में, देखो लोकेशन लोकटक लेक है। लोकटक लेक जो है ये मणिपुर में है। लिस्ट कब की थी? 1993 में। थ्रेट क्या है? पोल्यूशन ड्यू टू अनट्रीटेड जो सेवेज और एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर जो यहाँ आ रहा है, ठीक है। इंक्रोचमेंट और ह्यूमन सेटलमेंट अराउंड द लेक, आसपास जो है लोग घर बसाने लग गए हैं, तो ये जो है जो बाउंड्रीज हैं उसकी इम्पैक्ट हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है। हाइड्रोलॉजिकल कॉज बाई कंस्ट्रक्शन जो हो रही है इथाई बैरेज की, जो बैरेज बना है, जो यूनिक पुडमिट है, जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है वहाँ की, वो इम्पैक्ट हो रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट का, लोकटक लेक। ये सपोर्ट करता है काइबुल लैमजू नेशनल पार्क जो है, ये होम है इंडेंजरिंग स्पीशीज की, जो जो सेंगाई डियर है, ठीक है। प्रोवाइड करता है लिवलीहुड फिशिंग और एग्रीकल्चर लोकल कम्युनिटीज़ को, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंस का है, इसको ऐड किया गया। फिर है कोयलाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। इसको 1990 में ऐड किया था कि यहाँ इसका जो पानी का इनफ्लो है, पानी जितना आता था अपस्ट्रीम वाटर डाइवर्जन की वजह से वो कम किया हो गया है। इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न हो गए हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी जो है रेनफॉल चेंज हो गया है, वाटर कंटेंट कम हो रहा है, तो इन्वेजिव स्पीशीज़, बहुत सी बाहर की स्पीशीज़ जो है यहाँ आ गई हैं, इन्वेजिव स्पीशीज़ जो यहाँ लोकली नहीं है, ठीक है। वो क्या अफेक्ट कर रही हैं पानी की जो है, जो वेटलैंड की जो इकोलॉजी है यहाँ की, ठीक है, तो वो इफेक्ट हो रही है इन्वेजिव स्पीशीज़ की वजह से। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देखो क्रिटिकली हैबिटेट जो यहाँ बहुत सारे माइग्रेटरी स्पीशीज़ आते हैं, साइबेरियन क्रेन से लेकर जो है यहाँ जो है जब सीज़न चेंज होता है यहाँ आते हैं, नेस्टिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं यहाँ पे आके। तो अगर यही लेक नहीं रहेगा तो ये जो है माइग्रेटरी स्पीशीज़ को भी, तो जो इंडेंजरिंग स्पीशीज़ है इनकी ब्रीडिंग ग्राउंड भी तो ख़राब हो गया ना, इनका हैबिटेट भी तो ख़त्म हो गया। एक रीजनल हाइड्रोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट होगा, लोकल क्लाइमेट पे इम्पैक्ट होगा इसकी वजह से, ओके। कोयलाड़ा नेशनल पार्क। फिर था मोन्ट्रेक्स में चलिका लेक, देखो ये 1993 में था, 2002 में इसको हटा दिया था, थ्रेट बीइंग रिमूव्ड, क्योंकि इंप्रूव हो गया था, जो वाटर की डेप्थ थी वो कम हो गई थी, इंक्रोच चेंजेस जो सैलिनिटी का लेवल था वो कम हो गया था, तो इसको रिस्टोर कर दिया गया, रिस्टोरेशन एफर्ट्स की गई बहुत सारी, है ना। वाटर फ्लो को इंप्रूव किया गया, बहुत सारी इंक्रोचमेंट्स को रेगुलेशन किया गया एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस पे, ठीक है, कंजर्वेशन एफर्ट्स से, तो इसको हटा दिया गया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंस क्यों थी? क्योंकि ये लार्जेस्ट जो है एशिया का जो है ब्रैकिश वाटर लेक था। रामसर साइट और क्रिटिकल हैबिटेट, जो बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज़ यहाँ आती हैं, बहुत सारी मेरीन बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इसको 2002 में हटा दिया गया था क्योंकि ये इसकी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जो है उससे इसकी कंडीशंस जो है हमने इंप्रूव कर ली थी, ओके। अच्छा, एक इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड मैनेजमेंट। देखो सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड मैनेजमेंट जो है CWCM जो है, ये एक इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज MOEFCC के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एड्रेस करने के लिए है, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए इन वेटलैंड्स का अक्रॉस द कंट्री इसका काम है, ठीक है। ये हेल्प करेगा, बिल्डिंग पार्टनरशिप नेटवर्क कुछ रेलेवेंट नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी के साथ, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट एजेंसीज के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरीके से इन वेटलैंड का कंजर्वेशन होगा। बहुत सारे NGOs के साथ कोलैबोरेट करेगा, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज करेगा, नॉलेज शेयर करेगा, अवेयरनेस फैलाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरिंग विद इंटरनेशनल बॉडीज़ जैसे रामसर कन्वेंशन है, UNEP है, WWF है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और फंडिंग के लिए कि किस तरीके से हम जो है अपनी कंट्री के इन वेटलैंड्स को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी ताकि और थ्राइव करे। तो ये एक जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव था। क्या है ये? सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में क्या है? CWCM, ठीक है। तो ये जो है, ये हमने थोड़ा, अब जो है हम लोग कर रहे हैं इक्वेटिक इकोसिस्टम, इक्वेटिक इकोसिस्टम के जो है हमने पढ़े हैं कुछ टॉपिक्स, ये हम लोग जो है इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करने वाले हैं एस्टुअरीज इकोसिस्टम, ठीक है। एस्टुअरीज इकोसिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैंग्रोव्स, ठीक है। मैंग्रोव्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है एक और टॉपिक रहता है, वो क्या है उसका नाम, मैंग्रोव्स हो जाता है, फिर क्या बच गया है? हाँ, कोरल रीफ्स,
कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ के और फिर जो है हमारा मुझे लगता है ऑलमोस्ट जो है हाँ, कोस्टल इकोसिस्टम भी तो पढ़ना है। कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा नहीं, कोस्टल इकोसिस्टम जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। कोस्टल इकोसिस्टम पढ़ने के बाद वो किस तरह से मैनेजमेंट होता है कोस्टल एरियाज़ का, ठीक है। और बहुत सारे और भी चीज़ जैसे गंगा एक्शन, गंगा क्लीन गंगा फंड है, या फिर गंगा एक्शन प्लान है, नमामि गंगा है, इस तरह के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। और कुछ और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू वेटलैंड जो है वो हम पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट 1 में आज अपलोड कर देता हूँ, और कल जो है या फिर आज ही में जो है पार्ट 2 भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, ये 2 चैप्टर्स, जो लेक्चर्स में हम लोग जो है इक्वेटिक इकोसिस्टम को जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वो दो लेक्चर्स में वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना करो।